नई पीढ़ी का किसान अब सिर्फ परंपरागत खेती पर ही नहीं निर्भर रहना चाहता। वह मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन सहित अन्य विकल्पों पर भी ध्यान दे रहा है। आज हम अपने किसान भाइयों को मत्स्य पालन के बारे में जानकारी देंगे। इसके लिए हमारे पास मौजूद हैं वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव जी। आपने मत्स्य उत्पादन के लिए नए नए प्रयोग किए हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ी है। आपकी इस सक्रियता को सरकार ने भी सराहा है। आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों कृषक सम्मान मिल चुका है। आइए इस संबंध में बात करते हैं डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव जी से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू रुद्र और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार सब लोगों को। इसमें मत्स्य पालन में क्या रिस्क है और कितना प्रॉफिट है? अगर कोई किसान भाई देखने के बाद इंटरव्यू अब बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इस फील्ड में आना चाहता है, तो उसका पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले तो कोई भी आप व्यवसाय शुरू करते हैं तो उससे जुड़ी जानकारियां हासिल करना, उससे संबंधित जो फार्म है आप उसको थोड़ा विजिट कीजिए, देखिए, समझिए, उस पे आप जो है रिसर्च पे कुछ पैसा लगाइए। क्योंकि अभी दिक्कत जो कुछ सालों से मैंने देखा है वो ये आ रही है कि जो किसान भाई मत्स्य पालन की तरफ आना चाहते हैं वो उसमें काफ़ी लोग हैं जो इंटरनेट पे भरोसा कर रहे हैं। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे वो मछली पालन देख करके, जहाँ पर तमाम स्वयंभू ट्रेनर पड़े हुए हैं जो पैसा लेके उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, भले उनकी जानकारी अपनी खुद की जो है मछली पालन में कितनी भी कम क्यों ना हो, और फार्मर को दिखाई देता है कि भाई इंटरनेट पे ऐसे छोटा सा टंकी हमने बनाया, इसमें इतनी ढेर सी मछलियां हैं। अब वो किस तरीके से तैयार की गई हैं कि ला के रखी गई, ये देख नहीं पाता। मतलब एक तरह से भ्रामक सूचनाएं उसको मिलती हैं। आप देख ही सकते हैं, खास करके जो इंटरनेट से अच्छी बुरी सारी चीज़ें हैं उनमें आप अच्छी भी चीज़ पा सकते हैं और बुरी चीज़ भी पा सकते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो कहा जाए तो फिशरीज के जो विरोधी हैं, आप दुश्मन भी बोल सकते हैं, इन लोगों के चंगुल में पड़ जाते हैं और अपना पैसा अपना नुकसान कर बैठते हैं। और बाद में उनको ये इल्ज़ाम लगाना होता है कि फिशरीज में मेरा तो पैसा डूब गया। ये चीज़ हम लोग को बहुत तकलीफ दे लगती है, क्योंकि फिशरीज ने जहाँ पे हम लोग के देखते देखते जो है वो हज़ारों लोगों को रोजगार दिया। हम लोग ने खुद अपने आजीविका के लिए इसको चुना। इससे जितना पैसा चाहिए था, जो शोहरत चाहिए थी, वो सब कुछ पाया। तो ऐसे में फिशरीज को कोई अगर बुरा बोलता है तो अच्छा नहीं लगता। और खास करके ऐसे समय में जब आप अपनी गलती से अपना नुकसान कर बैठे हैं। अदरवाइज फिशरीज में ये नुकसान की संभावना बहुत कम होती है। कभी अगर बहुत बड़ा कोई प्राकृतिक इस तरह का जो है वो नुकसान हो जाए, आपदा आ जाए, तो अलग बात है। अदरवाइज आप फिशरीज में घाटा नहीं आ पाते हैं। आप अगर रोहू, कतला, नैन, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, मैंने जो बताया, जो भारतीय मूल की, विदेशी मूल की, जो परंपरागत छिलके वाली मछली, इनका आप कल्चर करते हैं तो प्रति एकड़ 1.5 लाख से लेकर के 2.5 लाख, वो इलाके के हिसाब से कहीं रेट ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। मैनेजमेंट किसी का बहुत अच्छा है, कोई टेक्निकली बहुत साउंड है, कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो 1.5 लाख से 2.5 लाख प्रति एकड़ कम से कम ये निकाल सकते हैं। ये सालाना है कि मंथली? नहीं, ये सालाना मछली का जो फसल होता है। तो हम लोग बोलते तो सालाना है, लेकिन जैसे आपको बताया मैंने ना कि मछली की ग्रोथ जो है वो सिर्फ गर्मी के सीजन में होती है। हमारे आपके में और मछली में ये फर्क है कि हम लोग समतापी होते हैं, होम्योथर्म। मतलब जैसे अगर बाहर का टेम्परेचर चाहे जितना भी होगा, हमारे शरीर का टेम्परेचर स्थिर होगा। मछलियों में ये नहीं होता। वो कोल्ड ब्लडेड बोल सकते हैं या ठंडे खून की। उसमें अगर पानी का टेम्परेचर कम है तो उनके खून का टेम्परेचर भी कम होगा। ऐसी दशा में ना वो ठीक से भोजन लेती हैं, ना उसका डाइजेशन होता है, ना ही उसका जो है वो अवशोषण होता है, और ना मछली में ग्रोथ होती है। तो बोलते तो आप पूरा साल हैं, लेकिन गर्मी के महीने, जैसे आप जब मार्च में मान लीजिए गर्मी शुरू होती है और इधर आते हैं तो आप अक्टूबर तक रख लीजिए, तो इतने ही दिनों में जो है आपकी मछली जो बढ़नी होती है ठीक से बढ़ती है। तो हम लोग उसको सीजन बोलते हैं, या बहुत लोग उसको साल बोल देते हैं। तो जो भी हम लोग बता रहे हैं वो पूरे सीजन का या साल का समझिए। तो अगर आपने रोहू का पालन किया तो आप जो है 1.5 से लेकर के 2.5 लाख आराम से जो है प्रति एकड़ निकाल सकते हैं, अगर आपने वैज्ञानिक ढंग से किया है तो। पंगेसियस में हम लोग तो शुरुआत जब किए थे 2009-10 के बाद से, तो जो आपसी हम लोग की बैठक होती थी, मीटिंग होती थी, तो उसमें हम लोग एक दूसरे पे अगर कोई 5 लाख रुपए से प्रति एकड़ कम पाता था तो हंसते थे कि फिर आप क्यों कर रहे हो इतना, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है। अगर आपको बताया मैंने कि वो मछली आप
4 गुने से 5 गुने डाल सकते हैं, जितना रोहू डालते हैं उससे 4 गुने 5 गुने, तो आपकी लागत भी तो 4 से 5 गुना हुई, दाने की भी लागत 5 गुनी हुई, बच्चा भी आपने लगाया, तो उतना इन्वेस्टमेंट करके फिर आप जो है वो अगर 5 लाख नहीं पाते हैं तो क्या पाते हैं। लेकिन वो चीज़ें अब नहीं रही, जैसे अभी आपने बात की थी ना कि यहाँ पर जो है जो प्रोडक्शन हो रहा है ओवर प्रोडक्शन है और हमको प्रॉफिट मार्जिन कम हो रही है, उस लिहाज से अभी कम हो गया है। मगर फिर भी अभी देखा जाए तो कितना भी कम है तो 2 लाख से लेकर के और 3.5 लाख के बीच में ये प्रॉफिट जैसा जो कर रहा है, जिसके वहाँ का जैसा रेट है वो मिला करके इतना है। बट ये कि पहले की तुलना में प्रॉफिट मार्जिन कम हुई है, तो इस हिसाब से फ़ायदा नुकसान आप कर सकते हैं। बहरहाल नुकसान इसमें कुछ नहीं, आप कौन सी खेती करेंगे, आप खेती कर रहे हैं तो आपको साल में 1 एकड़ से मुश्किल से 25,000 रुपया मिल सकता है। खास करके आप जो है वो अगर अपने हाथ से नहीं करने वाले तो शायद इतना पाना भी मुश्किल होगा, आपको सब मजदूर के भरोसे कराना है तो इतना भी आपको मिलना मुश्किल है। जो हमारे वहाँ कैश क्रॉप बोला जाता था, आप गन्ना ले लीजिए, केले की खेती ले लीजिए, तो अब इन सबों में भी ढेरों परेशानियां हैं। तो उस हिसाब से देखा है तो मछली पालन में अभी भी बहुत बढ़िया रिटर्न, मतलब मान के चलिए कि आप अगर ठीक ठाक काम करते हैं, वैज्ञानिक ढंग से काम करते हैं तो मिनिमम 1.5 लाख तक तो आपको मिलना ही मिलना है। तो आपको कौन सी खेती दे रही है, नंबर 1। नंबर 2 बात की आपको फिशरी तो नीची ज़मीन में गड्ढे में करना है ना, खेती से इसका मुकाबला ही क्या है। खेती तो आपको अच्छे खेत में करना है, ऊंचे खेत में करना है। हाँ, ये तो आपने उस खेत में किया जहाँ पर की जो है ऑलरेडी वो गड्ढा है, जहाँ खेती आप कर ही नहीं सकते। यानी जो आपकी सबसे नीची ज़मीन है, खेती के लिहाज से जो सबसे ख़राब ज़मीन है, उसमें आप इतना पैदावार ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो अगर इंटीग्रेटेड खेती कर सकते हैं, जैसे मछली पालन के साथ मुर्गी पालन, बत्तख पालन, या बहुत सारे किसान हैं जो धान की खेती है। शुरुआत मैंने बताया ना, जब घर का मैं भारी विरोध झेल रहा था तो उन्होंने कहा नहीं तालाब नहीं बनाने देंगे, तो मैंने पूरे धान के खेत में ही मछली डाली और धान की खेती भी की उसमें, और उसमें साथ में मछली पालन किया। आप ताज्जुब करेंगे, आप धान से जितना मुनाफा पाते हैं अगर उसमें धान के साथ मछली पालन करते हैं तो उससे धान से जो मुनाफा मिलता है उसका 5 गुना कम से कम आपको जो उसी तालाब से, उसी खेत से मछली से मिल जाता है। मोटी भाषा में आप ये कह सकते हैं कि अगर 1 एकड़ का किसान है, उसने धान के साथ अगर मछली पालन किया तो यानी कि जो है वो 6 एकड़ फसल का मुनाफा पा रहा है। तो इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपको जो है वो फ़ायदे बढ़ जाते हैं। जैसे आप इनके साथ बागवानी कर लीजिए, डेयरी कर लीजिए, पोल्ट्री कर लीजिए, आप जो है सूअर पालन कर लीजिए, बत्तख पालन कर लीजिए, यहाँ तक कि हम लोगों ने मधुमक्खी पालन किया था, वो भी बंधों का बढ़िया इस्तेमाल कर लेते हैं आप। तो इन सारी चीज़ों करते हैं तो आपको जो है ये आमदनी आपकी कई गुना बढ़ जाती है। सर, फंगेसियस मछली के उत्पादन में क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं और उनका क्या समाधान है? फंगेसियस मछली तुलनात्मक रूप से आसान है पालना, क्योंकि मैंने बताया कि ये वातावरण से भी आके सांस ले सकती है। जो हमारे वहाँ की जो भारतीय मूल की मछलियाँ हैं या इनके साथ जो ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, विदेशी मूल की मछलियाँ पाली जाती हैं और जो जलीय ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन लेती हैं, उनके साथ ये दिक्कत होती है कभी भी ऑक्सीजन कम होने पर वो मछलियाँ मर सकती हैं। इसमें चूंकि ये ऊपर से ऑक्सीजन आके सतह से ले सकती है, लिहाजा ये बहुत कम रिस्की होती है, तो इनका पालन आसान है। तालाब का पानी अगर बहुत गंदा भी हो जाता है तुलनात्मक रूप से, तो भी ये मछलियाँ उसको बर्दाश्त कर लेती हैं। काफ़ी इसके मैंने इसको एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत हार्डी मछली है, यानी इसमें कोई चुनौती आती है। अच्छा। मगर कम चुनौती आती है तुलनात्मक रूप से। अच्छा। अब जैसे चुनौती मतलब ये कि चूंकि स्केललेस फिश है, हाँ, मछलियाँ जो रोहू कतला, उन पे आपने देखे होंगे छोटे छोटे सल्क होते हैं, हाँ, और ये बिल्कुल नंगी मछली होती है। अच्छा। इसलिए कोई भी इन्फेक्शन होगा तो ये प्रोन होती है, नंबर 1। नंबर 2 बात कि ये जो एक्सट्रीम ठंड है वो नहीं बियर कर पाती। अपने वहाँ की जो मछलियाँ हैं रोहू, भाकुर, नैन, इनको जाड़े से कोई परेशानी नहीं होती, मगर इसमें अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होगा पानी का टेम्परेचर तो फट ये बीमार होना शुरू कर देती हैं, और जैसे ही 15 डिग्री टेम्परेचर या उसके नीचे आता है ये मरने लगती हैं। तो ये बड़ी चुनौती है कि हो रही, यानी कि आपको इसको सिर्फ गर्मियों के महीने में पाल लेना है, और अगर आप उसको बचा पाने में सक्षम नहीं है, उसके तरीके
हैं, जैसे ग्राउंड वाटर चला के पानी आप गर्म करते हैं या कोई किस्म का पॉली कवर लगा देते हैं कि हीट रेडिएट न करे तालाब का, तालाब गर्म रखते हैं किसी भी व्यवस्था से, तब तो रोक सकते हैं। लेकिन एक आम फार्मर जो ये सब नहीं कर सकता, उसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो गर्मी के महीनों में ही पाले और गर्मी के महीनों में ही बेच दे। सर, मछलियों का बनने वाला जो चारा मिलता है, इसकी अभी अपने प्रदेश में देखा जाए या पूरे ज़िले में देखा जाए, इसकी क्या खपत है? अगर कोई इसमें अपना व्यवसाय खोलना चाहता है तो उसके लिए क्या इसमें उसका स्कोप है? देखिए, जब पंगेसियस मछली पालन शुरू हुआ तो ये मछली तैरने वाला दाना जो है वो खाती है, फ्लोटिंग दाना इसको हम लोग बोलते हैं। वो इसलिए ज़रूरी होता है कि इसे आप रोहू, कतला, नैन जो उन्होंने बोला, जो भारतीय मूल की मछलियां हैं या विदेशी मूल की छिलके वाली मछलियां हैं, उनकी संख्या आप सीमित रखते हैं। 1 एकड़ में आप 3000 से 3200 रखते हैं। ये मछली आप लगभग 5 गुना पाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको दाना भी लगभग 5 गुना ज़्यादा देना होगा। तो फ्लोटिंग फीड जब आप देते हैं तो तुलनात्मक रूप से पानी कम खराब होता है, कम प्रदूषित होता है। तो जब ये फ्लोटिंग फीड देना शुरू हुआ तब फिर जो है वो साउथ में तो कुछ कंपनियां थी जो पहले से ये बना रही थी। वहाँ पे मछली पालन 1997 से पंगेसियस का कल्चर शुरू हो गया था, जो हम लोग 2009-10 में यहाँ शुरू किए यूपी में। वो बंगाल से होते हुए 1997 में शुरू हो चुका था। तो वहाँ कुछ कंपनियां थी, मगर हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में ना तो पंगेसियस कल्चर था, ना ही फीड की कोई इस तरह की फ्लोटिंग फीड की कंपनी थी। तो सबसे पहले राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में एक कंपनी है एबिस करके। अच्छा। तो एबिस ने जो है फ्लोटिंग फीड, आईबी या एबिस बोलते हैं उस कंपनी को, इंडियन ब्रॉयलर ग्रुप, तो उन लोगों ने फ्लोटिंग फीड देना शुरू किया। तो हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया लेकर के। लेकिन जैसे जैसे पंगेसियस पालन जो है उत्तरोत्तर बढ़ते चला गया, वैसे इस फील्ड में ढेरों कंपनीज जो है वो अपना फीड लेके आ गई। और अभी तो यूपी में भी 4-5 कंपनीज हैं लखनऊ के आसपास, उन्होंने अपना फीड बनाना शुरू कर दिया है। अच्छा। इसमें अपने बनाने का जहाँ तक सोचा जाए, हाँ। क्योंकि इसमें जो कंपनियां इन्वॉल्व हैं फीड बनाने में वो बहुत बड़ी कंपनियां हैं। अच्छा। उनका इन्वेस्टमेंट हजारों करोड़ रुपए का है। तो अगर हम लोग बहुत छोटी कैपिटल लेके जाते हैं तो शायद ये संभावना हो कि हम उनकी क्वालिटी ना बना सकें और मार्केट में हम लोग जो है वो पीछे रह जाएं, या उनकी क्वालिटी का फीड बनाने में हो सकता है उनसे ज़्यादा लागत हमारी लग जाए, क्योंकि उनका मैकेनाइज बन रहा है। उनकी परचेजिंग जो है वो बड़ी परचेजिंग है तो उनको सस्ता खरीद मिल जाता है। तो अभी तक जो हम लोगों ने फील्ड में देखा है, अच्छा, वो ये देखा जो हम लोग के दोस्त मित्र जो है जिन्होंने ये फीड फैक्ट्री डाली और रिलेटिवली छोटी डाली, उनका काम नहीं चला। तो जो ये अनुभव हम लोग का है वो ये कि या तो किसी बहुत बड़े पैमाने पर कोई शुरू करे, और या फिर छोटे फार्मर को। दूसरी बात कि जो फार्मर है और जिसको फिश कल्चर करना है, उत्पादन करना है, उसका दिमाग भी डाइवर्ट हो जाता है। अगर वो फीड भी बनाने लगेगा, मेडिसिन भी बनाने लगेगा, तो अपना मूल जो उद्देश्य है मछली पालन का, उससे भटक जाता है। तो लिहाजा अगर बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टर है वो तो इसके लिए प्लान कर सकता है। छोटे फार्मर्स को अपने अनुभव संगत ज्ञान पे हम लोग अभी यही राय देते हैं कि उसे अपना फोकस करना चाहिए फिश कल्चर पे, और फीड जो भी उपलब्ध है मार्केट में अच्छे किस्म का, उसको इस्तेमाल। यानी इसमें व्यवसाय के स्कोप तो है बट रिस्क है, बड़े पैमाने पे व्यवसाय करना होगा। एक तरह से कहा जाए इस फील्ड में भी बड़े बड़े मछलियां हैं। हाँ, बड़ी बड़ी जो छोटे को खा जाती हैं। लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। हाँ, जैसे जो है वो आप किसी बहुत बड़ी कंपनी लगाने के बजाय उसके डीलर भी तो हो सकते हैं। हाँ, जैसे टाटा बिरला जैसी कंपनी हम लगावे, एक सोच ये हो सकती है। हाँ, दूसरी सोच ये हो सकती है उनसे जुड़ करके हम कैसे अपना व्यवसाय बना सकते हैं इसमें। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके आप डीलर हो सकते हैं। वो उन्होंने अब हर जिले में अपने डीलर नियुक्त करने शुरू किए हुए हैं। तो आप चाहें तो उसमें ये छोटा इन्वेस्टमेंट भी लगेगा और उतना बड़ा रिस्क भी नहीं होता है। तीसरी बात ये कि आप चूंकि खुद फार्मर हैं, तो अगर बुरी अवस्था में आपका कुछ दाना नहीं बिक पाया तो आप उनको जो है वो खुद अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपका अनुभव फीड में बढ़ता है और आपको लगता है कि हम कालांतर में इसको बड़ा कर सकते हैं, बेच सकते हैं, तो फिर आप बड़ी पूंजी के साथ इसमें
आप आइए तो ये आपके लिए एक बढ़िया अवसर है। ढेरों लोग हैं जो अभी सिर्फ जो है इसके विपणन में, इसके विक्रय में जो है लग करके वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेते हैं, काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो हम भी अपने किसान भाइयों से यही कहेंगे कि आप डीलरशिप बन करके इस बिजनेस में आ सकते हैं। जैसा कि सर ने कहा, सर आपको राज्य सरकार ने किस उपलब्धि के लिए किसान सम्मान से सम्मानित किया था? मछली पालन में जो हमारा योगदान रहा है ओवरऑल, कि मतलब कैसे हमने जो है वो उत्तर प्रदेश में पंगेसियस हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, या रोहू कतला जो हम बता रहे हैं कि एक्जोटिक कार्प के साथ मिलकर के आईएमसी का जो कल्चर हमने प्रमोट किया, मछली के बीज के उत्पादन में हम लोगों ने जो मेहनत की, जिस तरह का वो किया। और सबसे बड़ी बात तो खास करके जो इसका कारण था वो ये था कि जब पंगेसियस का पालन उत्तर प्रदेश में काफ़ी बढ़ गया, उस समय इसके बीज हम लोग बंगाल से या बांग्लादेश से, अप्रत्यक्ष रूप से बांग्लादेश से बंगाल होते हुए आता था। तो मुझे ये लगा कि ये ड्यूटी मेरी है कि हम लोग इसको पंगेसियस का सीड यहाँ तैयार करें। ये लंबा विषय होगा, क्योंकि जो बाहर से सीड आता है उसकी क्वालिटी, उस पर पड़ने वाला स्ट्रेस, उससे स्ट्रेस से होने वाली मॉर्टेलिटी, बीमारी, ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको स्थानीय स्तर पे इसका बीज तैयार करने की ज़रूरत थी, जो मैंने किया। ये अलग बात है कि वो प्रयास मतलब धनात्मक रूप से ही सफल है, क्योंकि सीड की डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि शुरू में 1 लाख सीड की डिमांड थी 2009-10 में, अभी पूरे नॉर्थ में 23-24 करोड़ बच्चे की ज़रूरत है। तो इसमें अगर हम लोग 10, 20, 25, 50 लाख पैदा भी कर लेते हैं तो वो बहुत कम हुआ। इसके लिए समेकित प्रयास की ज़रूरत है। जैसे मछली विभाग के जो इंस्टीट्यूट हैं उनके, या जो इस तरह के प्रोग्रेसिव फिश सीड प्रोड्यूसर हैं, इन सबके प्रयास की ज़रूरत है, ताकि जो है हम लोग अपने ज़रूरत का बीज जो है अपने स्टेट में ही तैयार कर सकें। तो ये हमको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसी चलते आपका जो योगदान था इसमें, जी, खास करके जो पंगेसियस के सीड तैयार करने का था, और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये एक साहसिक प्रयास इसलिए था कि इसका बीज पैदा करना बहुत कठिन काम है। इसमें जो है अभी हम लोग भी 2016 से इसका बीज पैदा कर रहे हैं, और इसमें अभी भी हम लोग की लागत काफ़ी लगती है। लागत की तुलना में प्रोडक्शन जो करते हैं वो काफ़ी कम होता है, लेकिन फिर भी जो है वो मैंने उसको फ़ायदे नुकसान के हिसाब से नहीं चुना है। अपने प्रदेश में या अपने क्षेत्र में, यूपी, बिहार, पूरे नॉर्थ इंडिया में इसकी जो ज़रूरत है, इसके आधार पर मैंने ये प्रयास शुरू किया है। और मेरे इस प्रयास से मेरे अगल बगल और भी कुछ फार्मर लोग हैं, वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, वो लोग भी कुछ बच्चा निकाल रहे हैं। मतलब ये काम कोई तो शुरू करेगा। तो अभी जो धीरे धीरे करके, जैसे हम लोगों ने ये रोहू, कतला ने जो ये सब मछलियाँ हैं, इनका भी प्रोडक्शन जो है वो पहले बच्चे का हमारे वहाँ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग शुरू किया। और अभी हालत ये है कि पहले हम लोग के इलाके को मिनी बंगाल बोला गया, और फिर मैंने आपको बाद में बताया कि इतना सीड हम लोग प्रोड्यूस करने लगे कि हमारे अपने स्टेट की नीड से, अपने स्टेट की ज़रूरत से भी ज़्यादा पैदा होने लगा। तो ये है, मतलब मूलतः मुझे जो है पंगेसियस। सर, अपने क्षेत्र के कुछ किसानों का नाम बताइए, क्योंकि जो हमारे लिसनर व्यूअर हैं वो ये इंटरव्यू देखने के बाद अगर अपना इस फील्ड में मत्स्य पालन में आते हैं तो उनसे मिल करके कुछ लाभ ले सकें। देखिए, लिस्ट तो बहुत लंबी है सर, क्योंकि जो है वो शुरुआत के लोग हम ही लोग थे। और वो शुरू में जैसे जो हम लोग के दोस्त मित्र या रिश्तेदार नातेदार थे, फिर धीरे धीरे करके जो है वैसे जो है वो पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ जो लोग हम लोग से जुड़े थे, फिर उनसे जुड़े लोग, तो अभी तो ऐसी संख्या काफ़ी बड़ी हो गई है। मगर फिर भी जैसे मतलब अगर आप देखें तो कुशीनगर में हमारे एक मित्र हैं मनोज राय जी, रामधार सिंह, देवरिया में बब्बू शाही जी हैं, जो बढ़िया काम, मतलब ये सारा मैं बता रहा हूँ, तो ये सारे लोग 1000 कुंटल के क्लब्स में आने वाले लोग हैं। अच्छा। तो जो कम से कम इतनी मछली जो है वो तैयार करते हैं, कम से कम 1 CR की मछली, 1 करोड़ की मछली वो तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह के लोग हैं जो बढ़िया काम कर रहे हैं। बाकी तो हमारे फार्मर जो है, बताया मैंने ना कि मेरे पास करीब 10,000 फार्मर्स का नंबर है। तो सारे लोग कर ही रहे हैं। महाराजगंज में आप देखेंगे तो श्री मानवेंद्र सिंह जी हैं, एक सुधीर जी हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रत्नेश रमन जी काम कर रहे हैं। आप जो है सिद्धार्थनगर में देखिएगा
तो वहाँ पे एक तनु शर्मा, अभी यंग लड़का है, बहुत अच्छा काम वो कर रहा है। अच्छा। सिद्धार्थ में तो ढेरों लोग हैं, हमारे बहुत मित्र हैं वहाँ पे। मसूद भाई हैं जो बहुत अच्छा, बहुत पुराने काम करने वाले हैं। तो ऐसे देखिएगा तो बहुत सारे लोग अब इस फील्ड में आ चुके हैं। अब हर जिले में बोलिएगा तो 4-5 लोग हैं, तो लेकिन ये कि बहुत सारे लोगों ने इससे लाभ तो उठाया। आप लोग अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं मत्स्य पालन में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे थ्रू सर को कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको पूर्ण रूप से हेल्प मिलेगा, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो पंगेसियस मछली है उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लगा है, तो काफ़ी किसान चिंतित हैं, तो इनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, अब इसके लिए तो आप यही कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने तो शुरू में ही बताया आपको, हाँ, कि जब हम लोग मत्स्य बीज उत्पादन करते थे तो उसमें उसका उत्पादन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि हम लोग को प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम मिलने लगा। हाँ, एक समय आया कि जिसमें हम लोग को 10% के आसपास, 12% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन आ गया। तो ऐसी दशा में आपको सोचना होता है कि हम इस व्यवसाय से शिफ्ट करें। वो शिफ्ट करने के लिए हो सकता है कि एक एवरेज फार्मर नहीं शिफ्ट कर सकता, क्योंकि उसकी सोच ये होती है कि जो पढ़े लिखे लोग, होशियार लोग करेंगे हम उसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे में ये जिम्मेदारी खास करके जो एडवांस फार्मर्स हैं उनकी बनती है कि वो कौन सी नई प्रजाति ऐसी लेके आवें जिसके बीज भी उपलब्ध हो आसानी से, जो आसानी से जो है वो पाल सकें, जिनकी ग्रोथ भी अच्छी हो, और सबसे बड़ी बात कि उनको आप जो है मार्केट में सुचारू रूप से बेच सकें, अच्छे रेट से बेच सकें। कहने का मतलब उससे आप प्रॉफिट कमा सकें। तो जब आपको प्रॉफिट कमाने वाली चीज़ मिल जाती है तो धीरे धीरे इन चीज़ों को कम करिए, अब जिनमें आपको प्रॉफिट कम मिल रहा है। तो वो आपको एक समय आएगा कि जब प्रोडक्शन का कम होगा, इसके अंदर भी फिर आपको मुनाफा आपको ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। सर ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अपने तरफ के जो किसान भाई हैं वो पंगेसियस मछली को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं दूसरे जगह? मैंने बताया ना कि एक किसान की एक सीमा होती है। हाँ, ये जो है कोई संगठन संगठित रूप से करना चाहता है तो उसके लिए तो आसान है, आसान। लेकिन एक छोटा फार्मर वो इतने रिस्क नहीं लेता है, क्योंकि वो गाड़ी जो है वो ऐसी है ना कि उससे खाद सीमेंट तो भेजना नहीं है। नहीं, वो यहाँ से जहाँ पे रेट अच्छा है, सपोज मान ली 200-250 किलोमीटर दूर, अगर उसको 10 रुपये 15 रुपये ज़्यादा भी मिलता है, अगर वो 5 रुपये खर्च करके ज़्यादा और भेज के और 10-5 रुपये बचा सकता है तो भी नहीं रिस्क लेता है। रास्ते की दुश्वारियाँ, वो गाड़ी जाम में फंस गई, कोई उसको रोकने वाला मिल गया, उससे कोई वसूली होने लगी अवैध तरीके से, तो इन सारी चीज़ों से वो तनावग्रस्त रहता है। इसलिए वो चाहता है हमें भले कम पैसा मिले, लेकिन हम लोकल लेवल आप सब। आज के हमारे ऋषि कृषि श्रृंखला में थे डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव सर। आशा करते हैं कि जो भी हमने सर से बात की आपको बहुत ही जानकारीपूर्ण लगी होगी और काफ़ी सारा ज्ञान भी मिला होगा कि कैसे मत्स्य पालन में हम शुरुआत कर सकते हैं, कैसे यहाँ से इनकम कर सकते हैं और क्या बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। सर ने सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से बताई। अगले किसी और एपिसोड में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।